हाँ देखिए बेटा, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, तो आपको ये इक्वेशन लिखी हुई है बी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको क्लियर है बिल्कुल कि बी वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर सेम। ठीक है, बट लेकिन अगर आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानना है तो आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख पाएंगे। ठीक है, बट आपके पास जो आपको नोन है, मान लीजिए बी वेक्टर इक्वल टू है 6 है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ द, ये इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। अब ये रिलेशन तो सही नहीं है ना बेटा इसको लिखने के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ ए वेक्टर बनाना पड़ेगा। कितने मैग्नीट्यूड का, 2 मैग्नीट्यूड का, फिर आपको बी का मैग्नीट्यूड पता पड़ेगा इस, समझ रहे हैं? जबकि आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और उसकी डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर की है। आपको कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है ना बेटा कि आपको ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जबरदस्ती नहीं बताना पड़े। ठीक है ना, तो उसी का तरीका यूनिट वेक्टर है बेटा, उसी चीज का तरीका यूनिट वेक्टर है। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, उसकी डायरेक्शन आपको पता हो, तो उसी का तरीका क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। आप क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है बेटा पूरा ये। ठीक है ना, मैं लिखता हूँ बी वेक्टर इक्वल टू 6। अब मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसा वेक्टर मिल जाए बेटा जिसकी डायरेक्शन वही हो जो ए वेक्टर की हो। ठीक है, तो अब अपने आप आ जाएगा बी वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो इस वेक्टर की है, इस वेक्टर की क्या है, ए वेक्टर की है, इसका मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वही है जो ए वेक्टर की है। क्लियर है, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो ए वेक्टर की हो बट उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो उसका अगर मैग्नीट्यूड 1 होगा तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 6 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन हमेशा ए वेक्टर के अलोंग हो, उसी को बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। समझ रहे हैं आप, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है एंड डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो उसका आप सिंबल क्या है वो समझिए, उसका सिंबल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया बेटा यूनिट वेक्टर्स का सिंबल, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है इनमें। डायरेक्शन इनकी वही है हमेशा जो गिवन वेक्टर्स की है, जिसके अलोंग वो यूनिट वेक्टर लिखा गया है। तो आप बी वेक्टर को आज से आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जब आपको पता है कि इसका डायरेक्शन ए वेक्टर की है, आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें और उसके बाद उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखते हैं जिस डायरेक्शन में उस वेक्टर की डायरेक्शन। आप कह रहे हो ए वेक्टर डायरेक्शन है तो यहाँ पे लिख दो बी वेक्टर इक्वल टू 6 a कैप लिख दो। क्या लिख दोगे यहाँ पर, बी वेक्टर इक्वल टू 6 a कैप लिख दोगे आप। तो आपको ए कैप का मतलब समझ में आया, ए कैप क्या है। ए कैप पहले तो ये बता रहा है, आप ये सिंबल जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का है, क्या क्या बताता है ए कैप। ए कैप बता रहा है कि ए सिंबल जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का है, ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो भी सिंबल जिस भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और साथ में इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या है, ए वेक्टर के अलोंग है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए कैप, ए कैप की डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग, डायरेक्शन ऑफ ए कैप इज ऑलवेज अलोंग ए वेक्टर, इज ऑलवेज अलोंग ए वेक्टर। थर्ड पार्ट क्या बताता है आपका यूनिट वेक्टर, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इक्वल टू ऑलवेज 1। ठीक है ना, मान लीजिए कोई फोर्स है 10 न्यूटन का दैट इज एक्टिंग अलोंग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो अब इतना बड़ा स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, इतना बड़ा स्टेटमेंट कभी नहीं लिखेंगे आप, ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन is acting parallel to, force of magnitude 10 Newton is acting parallel to vector A vector। ठीक है, then express F vector in terms of, by then express F vector by single equation, बस ये चाह रहा हूँ।
हम इतना बड़ा थोड़ी नहीं लिखेंगे भाई, सिंगल इक्वेशन, हम इतना बड़ा स्टेटमेंट कभी नहीं लिखेंगे, ये लिखते रहेंगे कि और कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके लिए बिल्कुल नोटेशन एग्जैक्ट बना लिए हैं। तो आप ये पूरा 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड का फोर्स जो कि ए वेक्टर के पैरेलल है, क्या लिखा जाएगा आप बताइए, अमन आप बताइए बेटा, अमन बताइए, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? एफ वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स जो कि किसके पैरेलल एक्ट कर रहा है, किसी वेक्टर ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वेरी यू, आप तो ठीक कह रहे हैं अमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा बाकी लोगों से। अमन, हेलो। मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, डायरेक्शन किसी वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग है बेटा, तो क्या लिखोगे उसको? ए वेक्टर नहीं लिखोगे बेटा, ये तो 10 टाइम्स हो गया ना यार, ये तो 10 टाइम्स हो गया। एफ वेक्टर इक्वल्स टू 10 ए वेक्टर का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज 10 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, बट उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट 10 न्यूटन है। तो कैसे लिखेंगे इसको? मैग्नीट्यूड भी नहीं, मैग्नीट्यूड भी नहीं। हाँ, बस मैग्नीट्यूड ऑफ 10 न्यूटन मतलब आप केवल ये लिख देंगे बेटा, इसमें 10 लिखेंगे आप, और उसके आगे क्या लगा देंगे, ए कैप लगा देंगे। ठीक है ना? और अगर आपका ए कैप के अपोजिट होता है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन। हाँ, ये सबको बात समझ में आ रही है कि गहराई से बेटा, अगर ये आपका 10 इसके अपोजिट होता है ए वेक्टर के, तो -10 ए कैप आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वांटिटी स्केलर है। अगर नेगेटिव होती है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर के अपोजिट हो जाती है। अगर आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ध्यान से समझा है तो आपको ये बिल्कुल गहराई से समझ में आ रहा होगा, सिंबल का मीनिंग इसमें वही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, सबको सही बताना है, लिखना आना चाहिए बेटा अभी। ठीक है ना, ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, बस वेक्टर इंटीग्रेशन हुए आपको, वेक्टर उससे पहले बिल्कुल जैसे बाकी बच्चों के हैं उस तरह से कर लेना है एकदम, कहीं पीछे नहीं रहने चाहिए आप लोग। ठीक है, आप लोग करेंगे वेक्टर तैयार तभी मैं इसकी सीपीपी और वो डिस्कस कर पाऊंगा। ठीक है ना, इसकी सीपीपी बाकी है अभी, वेक्टर की हम डिफरेंशिएशन की तो कर लेंगे नेक्स्ट टर्न पे, कल ही आपको डिफरेंशिएशन की सीपीपी कंप्लीट करके रखनी है। बट लेकिन अब ये चीज़ें आपको बहुत ही फ्लो में आ जानी चाहिए आपके वेक्टर की, क्योंकि बस ये यूज़ करेंगे अपन अब। और वो टाइम आ गया है कि आप फिजिक्स शुरू कर सकें, एक दो लेक्चर के बाद ही, नेक्स्ट लेक्चर के बाद ही हो सकता है अपनी फिजिक्स शुरू हो जाए, अभी तो मैथ्स चल रही है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ इसमें, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो इफ पर्सन इज रनिंग विद ए वेलोसिटी, ए पर्सन इज रनिंग, ध्यान से देखेंगे, रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, इज रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड along direction of a vector, along direction of a vector, तो इस express its velocity vector, express its velocity vector, express its velocity vector in terms of a vector, express its velocity vector in terms of a cap, या in terms of, या by single equation, in terms of equation, तो इक्वेशन लिख के आप वेलोसिटी वेक्टर एक्सप्रेस कर पाएंगे क्या इस स्टेटमेंट के बाद? अनमोल आप बताइए, कर पाएंगे आप? वी वेक्टर 10 ए कैप, बेटा सबके समझ में आ रहा है क्या? वी वेक्टर इक्वल्स टू 10 ए कैप मीटर पर सेकेंड, ये तरीका रहेगा आपके वेक्टर को यूनिट वेक्टर की टर्म में लिखने का। अगर कोई मान, अलोंग और वेक्टर बताइए कौन सा कह रहे हो? हाँ, अच्छा आप कह रहे हैं बी वेक्टर ले लिया आपने, बी वेक्टर ले लिया तो क्या लिखेंगे उसमें बताओ आप? अलौकिक आप कह रहे हो ना, हाँ बताओ, बी वेक्टर ले लिया तो बी वेक्टर क्या लिखोगे? वी वी वेक्टर, बस बस यही है। 100 न्यूटन का फोर्स ए वेक्टर के अपोजिट लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स ए वेक्टर के अपोजिट है, कैसे लिखा जाएगा बताओ जल्दी? हाँ, माइनस। अब इसको चाहे से ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, बिल्कुल सही है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सही है।
ठीक है, तो ये आपका बेस्ड किस पर है, ये ध्यान रखिए, बेस्ड उसी पर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन पर बेस्ड है पूरा एनालिसिस, और कहीं से कुछ नहीं आया है। ठीक है, अब इसके साथ, इस रिप्रेजेंटेशन के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसके साथ क्या, रिप्रेजेंटेशन के साथ क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम्स विद दिस रिप्रेजेंटेशन क्या होने लगी, देखो आप, प्रॉब्लम विद दिस रिप्रेजेंटेशन, ये आपके एक डायरेक्शन में बहुत सारे वेक्टर्स थे, एक डायरेक्शन में किसी ने ए वेक्टर बना लिया, किसी ने बी वेक्टर बना लिया, किसी ने सी वेक्टर बना लिया, और इसी डायरेक्शन में कोई मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन का फोर्स था। ठीक है, तो कोई तो इसे लिख देगा 100 A कैप, फिर दूसरे ने आके, नहीं मैंने तो उसमें बी वेक्टर माना था, मैं लिखूंगा इसको 100 B कैप, तो सबको देखना पड़ेगा ना, ए कैप कहाँ है, बी कैप कहाँ है। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बनाने की कोशिश करी बेटा, कि मैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बना दें हम, जिससे कि सब बच्चों को ही समझ में आ जाए, जो भी साइंस पढ़े उसको समझ में आ जाए, कि अलग से नहीं बताना पड़े कि ए कैप किधर है, बी कैप किधर है। ठीक है, तो उन्हीं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, पहले 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको देखना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, तो आप देखिए उसको किस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ।